ये तो कुछ और ही निकल के आ गया। हम्म अच्छा अच्छा। ये रहा। हाँ, क्या दिया था कल? ये नहीं मैम, ये तो कराया दिया था। और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ग्रुप चेक हाँ करने हाँ, के, ग्रुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरे यहाँ 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 हम्म यहाँ, वो होमवर्क। ग्रुप की डेफिनेशन सबको पता है। ग्रुप एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसको हम जी अंडर स्टार से डिनोट करेंगे। ये एक सेट होता है, ये एक ऑपरेशन होता है, और ये सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ खास कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं? वो कंडीशंस कुछ इस तरीके से होती हैं कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स स्टार वाई, मतलब स्टार ऑपरेशन एक्स और वाई पे ऑपरेट करें तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आए एक्स स्टार वाई करके वो जी के अंदर ही आ जाए। सेकेंडली, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, इसको बोला जाता है फर्स्ट वाली को क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंडली बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? कोई भी तीन एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आप उठाओ जी से, वो कुछ इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करें, पहले दो पे ऑपरेशन और फिर तीसरे पे ऑपरेशन लगाया जाए, या लास्ट के दो पे ऑपरेशन लगा के फिर एक्स से यानी पहले वाले से ऑपरेशन लगाया जाए। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपने कई जगह देखी होगी, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद है आइडेंटिटी, मतलब हर ग्रुप में एक आइडेंटिटी ज़रूर होती है और वो एक यूनिक एलिमेंट होता है, ऐसा नहीं अलग अलग आइडेंटिटीज़ हो सकती है। मतलब हर एक एलिमेंट एक्स के लिए, एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा जो सभी के साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक्स स्टार इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये ई हर एक्स के लिए सेम होगा, चाहे यहाँ एक्स हो चाहे यहाँ वाई हो, ये सभी के लिए सेम होता है। और ना सिर्फ इतना, ये इस तरीके की बात को भी सेटिस्फाई करता है कि हम ई स्टार एक्स कर दें तब भी वो वही बात कहता है। ठीक है, मतलब कम्यूट करता है वो एलिमेंट्स के साथ। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी, कि अगर कोई एलिमेंट है ग्रुप का तो उसका इन्वर्स, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इन्वर्स मिलता है, यानी कि अगर एक्स है तो एक्स के लिए कुछ एक्स इन्वर्स मिलेगा सच दैट एक्स स्टार एक्स इन्वर्स आइडेंटिटी हो। अगर कोई वाई है तो उसके लिए कोई ना कोई अलग यूनिक टाइप का एलिमेंट वाई इन्वर्स मिलेगा सच दैट वाई स्टार वाई इन्वर्स आइडेंटिटी हो। ठीक है, ईशा आपने ग्रुप पढ़ा हुआ है कि नहीं? अभी तो नहीं पढ़ा होगा। ईशा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वो शायद मैम है ही नहीं क्लास में, जा गई वो शायद। अच्छा, ठीक है, चलो फिर अभी तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आपको तो आता ही है ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला कि अगर होमवर्क में दिया गया था, अगर जी क्यू है और उसके ऊपर ऑपरेशंस यहाँ पे डिफाइन किए गए थे, जी स्टार ग्रुप होगा कि नहीं होगा ये पूछा हुआ था विद दिस ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन डिफाइन किया गया है? ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स बी डिवाइडेड बाय 5, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दूँ तो रैशनल्स के सेट के ऊपर क्या ये ग्रुप बनेगा, ये क्वेश्चन था। इसका क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? निशु स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप ट्राई करना। ठीक है, कहीं मैम प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। बताऊं? ओके। ये होगा ग्रुप। वन तो ग्रुप बनेगा मैम, वन टू ग्रुप बनेगा। नहीं बनेगा। और ये जो टू है, ये ग्रुप नहीं बनेगा। और ये वन नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? कंफ्यूज कर दिया मुझे आप लोगों ने। रोमान वन ग्रुप बनेगा। फर्स्ट पार्ट ग्रुप बनेगा, ठीक है, सेकंड पार्ट? हाँ, ग्रुप नहीं बनेगा। सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन भी ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, हमने सर मैम, हाँ
आपने सेकंड क्वेश्चन जो दिया था वो तो फर्स्ट के जैसे ही था ना। फर्स्ट के जैसे ही था का क्या मतलब? उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें एडिशन था। पूछा था एडिशन के हाँ हाँ, रिस्पेक्ट में एडिशन के बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा। कि नहीं बनेगा। मैंने ठीक से नहीं देखा मैं। नहीं बनेगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले तो इसके साथ डील करते हैं। पहले तो आपने वहाँ पे आइडेंटिटी 5 निकाली थी और इन्वर्स 25/a निकाला था। आप कह रहे हो कि ये ग्रुप होगा फर्स्ट पार्ट में। क्या ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर? अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन में आपने देखा था कि a का इन्वर्स होता है 25/a, तो ज़ीरो का इन्वर्स होना चाहिए 25/0। तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? नो मैम। हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना, अगर आप इन्वर्स की बात कर रहे हो, इन्वर्स प्रॉपर्टी है। हाँ आपने मैम, देखा कि वो हर एक जीरो को element छोड़ exist के करना होगा। चाहिए। तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा ग्रुप। हाँ मैम। ये आपने ध्यान से नहीं देखा। और सेकंड पार्ट में नेगेटिव रैशनल्स की बात की जा रही है। हाँ मैम, वहाँ पे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही बिलोंग नहीं करेगा, तो उसमें क्या होगा? हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। सबको ये लग रहा है? और क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं होल्ड करेगा मैम। सबसे बड़ी बात पहले का प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों नहीं होल्ड करेगा? हाँ ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना मैम। कोई भी दो नेगेटिव रैशनल्स लेंगे, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। क्लोजर इसी वजह से होल्ड नहीं करेगा। ठीक है। और थर्ड सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें उसमें क्या प्रॉब्लम आई? उसमें एक एक एलिमेंट के एक एक आइडेंटिटी मैम। एक एक एलिमेंट की एक एक डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी, ये कह रहे हो? हाँ हाँ मैम। ये बढ़िया बात कही आपने, अच्छी लगी मुझे। अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी तो उसमें कहा था सारे ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होगी, मतलब सबका मालिक एक होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, जब आप a स्टार b इज इक्वल्स टू ए करने की कोशिश कर रहे हो और ई कर देते हैं, a स्टार इज इक्वल्स टू ए करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, a+e/5 इज इक्वल टू ए आ रहा है। यानी e/5 निकल के आएगा 4a/5, यानी e निकल के आ रहा है 4a। ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए हर एक डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ आपको मिल रही हैं। अगर ए को 1 लोगे तो आइडेंटिटी 4 होगी, ए को 2 लोगे तो आइडेंटिटी 8 हो जाएगी, ए को 6 लोगे तो आइडेंटिटी 24 हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है ना? ऑल क्लियर? निशु क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। बस ग्रुप चेक करना है। ग्रुप चेक करना काम आसान ही होता है। वन हमने एक बार कॉलेज में ग्रुप पढ़ लिया तो ग्रुप चेक करना तो बहुत आसान होता है। अब आगे की बात करते हैं। मुझे लगा था कि उसमें सेकंड क्वेश्चन में स्टार है, क्यू स्टार। क्यू स्टार, अच्छा। फिर भी क्या होता फिर भी? और ऑपरेशन ऊपर वाला है, ऐसा लगा मुझे। अच्छा अच्छा, नहीं, ऑपरेशन आपने गलत सोच लिया ऐसा। ठीक है। और भी कुछ तो दिया फिर था तो क्या? ग्रुप हो जाएगा ना, क्यू हाँ, स्टार अंडर द ऑपरेशन ab/5। नहीं बात तो ठीक है, लेकिन वो फिर फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड क्वेश्चन दोनों ही सेम हो जाएंगे उस केस में। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ab/5 क्यू तो स्टार का मतलब क्या है? आप मतलब क्यू स्टार को क्या कहना चाहते हो नैनिश? ये क्यू समझ, स्टार मतलब Q-0। क्यू स्टार मतलब, हाँ, Q-0। क्यू स्टार मैंने कब लगाया था? अभी स्टार हमने पता नहीं कल पढ़ा था या परसों पढ़ा था। स्टार कब लगाया था? स्टार लगाने का मतलब ये समझाया था मैंने, वो सारे एलिमेंट जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए उस ग्रुप में या उस सेट में, तो तभी हमने स्टार लगाया था। जो क्यू स्टार क्या होता है? क्यू स्टार मतलब सारे रैशनल्स जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो ऐसे कौन से रैशनल्स हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? सारे नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स। हाँ मैम। तो स्टार का तो मतलब समझो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म ठीक है ज्ञानेश, मैं आपकी बात ही नहीं समझ पाई, आप कंफ्यूज कहाँ पे हुए हो? नहीं मैम, मैंने क्वेश्चन गलत देख लिया था हाँ, ऊपर कल। नीचे देख लिया होगा या तो।
अगर ऑपरेशन ये यस मैम। समझा था तब तो क्वेश्चन ही सेम हो जाएगा, कुछ डिफरेंट बचेगा ही नहीं ऊपर मैम नीचे। वही मैंने मतलब इसलिए मैंने कल आपको बोला था कि स्क्रॉल अप कीजिए, अच्छा, उसमें डाउट था। कोई बात नहीं, आप तो देख ही लिया, खैर आपने अपनी तरफ से भी चेक यस मैम। करके देख लेना। तो बस कल हमने ये सब कर लिया था। और डीएन के जो वीडियोस हैं ना, वैसे तो आप सारे ही देखोगे निशु, पर डीएन को ध्यान से देखना, डीएन बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट ग्रुप है। तो हम आज को कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको पिछले लेक्चर तक कोई डाउट नहीं है। देखो परसों होगा टेस्ट, और आज कोई क्लास नहीं है शाम को। नवंबर, आज शाम को कोई क्लास नहीं होगी। और कल आज आपके शाम जो को भी क्लास नहीं होगी मैम हमारा? डाउट्स हैं, नहीं शाम की क्लास नहीं होगी। अच्छा अच्छा। कल आपके जो भी डाउट्स हों डिफरेंशिएबिलिटी में, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, वो ले लेना आप, ठीक है। मैम फिर हम शाम को ठीक है डिस्कस मैम। कर ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल डिस्कस कर लेना, ठीक है। आज शाम को आप फ्री हो गए 6-7 बजे, जब भी आपको टाइम मिले आप डिस्कस कर लेना। और ग्रुप में मैसेज कर देना इस बारे में। हाँ, और मैं कह रही थी 21 को आपका टेस्ट है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, ठीक है। मतलब 22 पूरा को टेस्ट डिस्कशन होगा, पूरा शेड्यूल सुन लो एक बार। 21 को टेस्ट होगा, 22 को टेस्ट का डिस्कशन होगा, और 23 को मैं इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कराऊंगी इवनिंग में, ठीक है। हो सकता है अल्टरनेट डेज पे क्लास लगे इवनिंग में, क्योंकि फिर ग्रुप थ्योरी की असाइनमेंट्स भी होंगी, उस हिसाब से मैं इंटीग्रल स्टार्ट कराऊंगी साथ में, ताकि आपका एक मैम, छोटा सब्जेक्ट भी साथ साथ चले और काम हो जाए। एक बात बताऊं? हम्म। तो फिर 25 को मैम लीनियर का रख दो मैम टेस्ट। 25 बहुत क्लोज हो जाएगा, 26 को रखती हूँ। 26 को क्या डे है? जो भी डे होगा होगा मैम। फ्राइडे। फ्राइडे को अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो फ्राइडे को चले रख देते हैं लीनियर का। हाँ मैम, लीनियर बहुत दिन से ना थोड़ा नहीं हुआ, तो एक बार होना चाहिए मैम। हम्म, ठीक है, लीनियर का टेस्ट तो होगा ही मैम 26। सीक्वेंस सीरीज को भी साथ में ले लो। LA प्लस सीक्वेंस सीरीज, यही कह रहे हो? हाँ ये तो लेना ही है, ये मेरे हाँ दिमाग तो से निकल तो गया भी था। होगा मैम, LA तभी प्लस चलेगा। सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो सारा सिलेबस आपका 21 से 26 में कवर हो जाएगा, ढंग से आप तैयारी करोगे तो। नहीं तो मैं 28 को रख लूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप ढंग से तैयारी करो। हाँ टेस्ट मैम, अच्छा नहीं तो दिया था मैंने 28 ही लास्ट रख टाइम, दूंगा। तो ऑब्वियस डिफरेंशिएबिलिटी तो का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं दिया था। कौन सा हुआ था अभी? हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी और सेवरल वेरिएबल्स का। चलो 26 27 बता दूंगी मैं डेट, देख लेना। स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक सेट। सिमेट्रिक सेट बोल रही हूँ अभी मैं, उसके बाद सिमेट्रिक ग्रुप बोलेंगे। पर होता क्या है ये? सबसे पहले परमुटेशन को समझते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन कुछ नहीं है, परमुटेशन भी एक फंक्शन ही है। अब देखो हर चीज़ एक फंक्शन के रूप में निकल के आती है। एक फंक्शन है एक सेट से उसी सेट तक, एक ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी हो जाए एंड ऑन टू भी हो जाए। सेम सेट से सेम सेट तक 1 1 ऑन टू फंक्शन परमुटेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन हमें जनरल परमुटेशंस की बात नहीं करनी, मतलब करनी है, परमुटेशन ग्रुप करेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप करेंगे, लेकिन ये सिमेट्रिक वर्ड क्यों यूज़ करेंगे हम, उस पे बात उस पर आते हैं। कि अगर हम इस ए सेट को ये मान लें 1 2 3 4 n, तो फिर आगे की जो स्टडी करेंगे हम वो सिमेट्रिक ग्रुप नाम देंगे उसको, ठीक है। इस सेट पर जितनी भी परमुटेशंस बनेंगी ए से लेकर ए तक, ए सेट कौन सा है? 1 2 3 4 n, n तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबका सेट ले लिया। उस सेट से उसी सेट पर जितनी भी परमुटेशंस बनेंगी, परमुटेशन का क्या मतलब? 5 को अगर मैं परमुटेशन बोल रही हूँ तो क्या मतलब है इसका? 1 1 ऑन टू मैप्स जितने भी बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक सेट, ठीक है। इन फंक्शंस की, इन फाइव्स की जो कलेक्शन होगी सच दैट फाइव फ्रॉम ए टू ए प्लस फाइव 1 1 ऑन टू, ये फाइव की जो कलेक्शन होगी इसको क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक
सेट। डिफरेंस समझ में आया सिमेट्रिक सेट में और परमुटेशन में? परमुटेशन में ए सेट कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब हमने ए सेट को इस तरीके का बोल दिया तो हम इसको सिमेट्रिक सेट बोलते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि ये ग्रुप बनता है, पर मैम परमुटेशन और सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि परमुटेशन के केस में ये ए सेट कुछ भी हो सकता था, ए सेट ये भी हो सकता था, ए बी सी, या ए सेट में गिलास कटोरी ये सब भी आ सकता था, ए सेट में कुत्ता बिल्ली भी आ सकते थे, कुछ भी आ सकता था। लेकिन जो नीचे सेट हमने डिफाइन किया है 1 to n, इसी सेट को हम आगे यूज़ करेंगे और इसी सेट पे जब हम परमुटेशन 1 1 और 2 मैप्स डिफाइन कर दें। परमुटेशन एक जनरलाइज चीज़ है, सिमेट्रिक सेट उसी का क्या है, अच्छा, परमुटेशन। सिमेट्रिक में मतलब नेचुरल नंबर आएगा, ये हाँ, कह रहे हैं, नेचुरल नंबर्स की हेल्प से हम बनाएंगे। और फाइनाइट आएगा। हाँ, फाइनाइट ही स्टडी करेंगे हम। ठीक है मैम, ठीक है, समझ गया। तो 1 1 और 2 मैप्स कितने हो सकते हैं n कार्डिनैलिटी के सेट से n कार्डिनैलिटी के सेट तक? मतलब इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है, s की कार्डिनैलिटी, या मैं इसको Sn बोल दूं तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि Sn इसलिए बोला जा रहा है A में n एलिमेंट्स थे और A to A सारे मैप्स डिफाइन किए गए हैं और उन्हीं मैप्स का कलेक्शन लिया गया है, इसलिए Sn बोल रहे हैं। अगर A सेट 1 2 3 हो जाता और A to A सारे मैप्स की बात की जाती तो हम Sn को क्या बोलते, S3 बोलते, राइट? तो Sn की कार्डिनैलिटी क्या होगी 1 1 और 2 मैप्स? रियल एनालिसिस में कुछ और n होगा, मैम n फैक्टोरियल होगा। n फैक्टोरियल होगा। 1 1 और 2 मैप्स की बात हो रही है, मतलब बाई रिलेशंस की बात नहीं हो रही, फंक्शंस की बात हो रही है, वो भी 1 1 और 2 फंक्शंस की बात हो रही है कि जैसे 1 यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3। अब 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं जाने के लिए? 1 या तो यहाँ पे जा सकता है, या यहाँ पे जा सकता है, या यहाँ पे जा सकता है, 3 चॉइसेस हैं। लेकिन अगर 1 कहीं भी गया, 1 एक जगह जाके फिक्स हो जाएगा, तो 2 के पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? 1 के पास 3 चॉइसेस थी, 2 के पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? मान लो 1 2 पे गया, तो 2 के पास अब कितनी चॉइसेस हैं? या तो 2 1 पे जाएगा, या 1 पे जाएगा। तो 2 के पास 2 चॉइसेस हैं और जो लास्ट में 3 बचा उसके पास 1 चॉइस है। तो इसी तरह n-1 ये सभी चॉइसेस घटती चली जाती हैं 1 तक, 2 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस ही हमारे 1 1 और 2 फंक्शंस तो बनते हैं। 1 1 और 2 फंक्शंस की वजह से मैं ये कह पाई कि अगर 1 2 पे चला गया तो 2 2 पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर 2 2 पे चला जाता तो ये 1 1 मैप नहीं होता है ना। और ऑन टू की वजह से आपको सारे सबकी प्री इमेजेस चाहिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, रियल एनालिसिस में आप करते हो, ठीक है। तो n फैक्टोरियल 1 1 और 2 मैप्स आते हैं किसी n कार्डिनैलिटी के सेट से n कार्डिनैलिटी के सेट तक। तो आपको पता चल गया इस सेट की कार्डिनैलिटी तो ये होगी। तो ज़रा मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कौन से मैप बन सकते हैं? कितने मैप्स बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे? P of 1, फर्स्ट मैप को तो मैं आइडेंटिटी मैप बोल देती हूँ, जिसमें 1 1 पे जा रहा हो और 2 2 पे जा रहा हो, ठीक है। दूसरे मैप को क्या बोल दें? T1 गोज़ टू T1 मैप ये ले लेते हैं और T2 मैप ये ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा। T2 सेज कि 1 2 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है, बस यही पॉसिबिलिटीज़ है। तो समझ गए आप, ये जो T1 और T2 की जो कलेक्शन है इसको सिमेट्रिक सेट बोला जाता है, ठीक है। और ये T1 T2 को परमुटेशंस बोला जाता है। परमुटेशंस ऑन विच सेट? परमुटेशंस ऑन दिस 1 2 सेट, ठीक है। अच्छा, तो अब ये T1 T2 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का भी एक नया तरीका है। T1 और T2 करके नहीं लिखा जाएगा, इसको मैथमेटिकली बढ़िया तरीके से लिखेंगे जिसमें आपको मज़ा भी आएगा। साइकिल फॉर्म में इनको लिखा जाएगा। देखो कैसे, S3 को कंस्ट्रक्ट करते हैं। S3 का मुझे पहले कार्डिनैलिटी बता दो ताकि मुझे आसान हो जाए। 6 यानी 3 फैक्टोरियल। तो S3 को कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस लेंगे इस सेट से इस सेट तक,
ठीक है, तो देखो हम लिखने का तरीका एक थोड़ा सा आसान निकालते हैं। एक इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स जैसा दिखता है पर इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देखो कैसे, क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैप की बात करती हूँ मैं, इसको आइडेंटिटी मैप बोल देती हूँ, छोटा सा मैं लिख देती हूँ, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की। 1 goes to 1, ये 1 कहाँ पे जा रहा है, मतलब ये डोमेन वाला पार्ट है और ये को डोमेन वाला पार्ट है। नीचे को डोमेन लिखी गई है, ऊपर डोमेन लिखी गई है। 2 goes to 2, 3 goes to 3, एक एलिमेंट तो ये बन गया। क्लियर है? अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट आपसे पूछूं तो आप निकाल सकते हो इजीली। 1 को तो फिक्स रखो, 2 और 3 को इंटरचेंज कर दो, तो 2 goes to 3 एंड 3 goes to 3 goes to 2। एक मैप ये बन गया। सिर्फ नोटेशंस बदली, कुछ नहीं बदला, सिर्फ नंबर्स की हेल्प से हम वो मैपिंग्स लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की हेल्प से। और इससे इजी नोटेशंस भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ये तो फिर भी बड़ी नोटेशंस हैं, इससे भी इजी पढ़ेंगे। 1 2 3। अब क्या कर सकते हो आप, इसी में देख लो क्या 3 को फिक्स रखेंगे, किसको फिक्स बाकी रखें, दोनों को चेंज करेंगे। किसको फिक्स रख लें बताओ। 3 को फिक्स रखेंगे, थ्री को बाकी फिक्स दोनों रख को लेते चेंज हैं, करेंगे। 2 3 ओके 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम, 3 को फिक्स रख लो। 3 को फिक्स रख लें। नहीं, 3 को तो ऑलरेडी फिक्स रख चुके हैं। इसी में कुछ कर लेते हैं कि 1 को 2 3 1 भी हो 2 गया। को फिक्स रखो मैम, एक बार 3 को कहाँ रखा है अभी? 2 को फिक्स भी नहीं रखा और ना ही 3 को। 2 को फिक्स रख लेते हैं फर्स्ट वाली के अंदर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 2 1। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 2 को ऐसे ही फिक्स रखें, मतलब 3 को यहीं पे फिक्स छोड़ देते हैं, ये 1 2 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, बस एक रह गया मैप, 1 2 3। अब जो इसमें से नहीं हो वो देख लो कौन सा है। 2 1 3 आ जाएगा मैम को डोमेन में। 2 1 3। ठीक है, तो सारे हो गए क्योंकि 6 होने थे टोटल, सारे लिख चुके हैं हम। ठीक है, तो यही टोटल मैप्स बनेंगे। ये वाली नोटेशंस यूज़ करके हमने कितनी आसानी से मैप निकाल लिए, नहीं तो हम T of 1 = 1, T of 2 = 2 ऐसे करके लिखते। तो ये आसान तरीका है करने का। सबसे पहले आइडेंटिटी मैप लिख लो और उसके बाद बाकी। ठीक है, तो इनकी आगे की बात करते हैं। अब अगर हमें इन्हें दूसरी नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको साइकिल फॉर्म में लिखेंगे। साइकिल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगी, बाकी उस साइकिल और डायग्राम फॉर्म को हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 goes to 1 है, सबसे पहले वाले में 1 1 पे ही जा रहा है, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 घूम के 1 पे ही आ रहा है। या अगर 1 goes to 2 होता तो हम कैसे लिख सकते थे, 1 और 2 साइकिल में बना सकते थे, और 1 goes to 2 एंड देन जैसे यहाँ पे, हाँ इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका डायग्राम कैसे बना सकते थे, 1 2 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है और 3 3 पे जा रहा है। तो 1 2 पे जा रहा है उसको ऐसे बना सकते हैं, और 2 1 पे जा रहा है उसको ऐसे बना सकते हैं, और 3 3 पे ही जा रहा है तो उसको ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ, जैसे ये वाला है, इसके अंदर 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है। तो 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। अब इनके जो नोटेशंस हम लिखेंगे, ये बस डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इनकी जो नोटेशंस लिखेंगे उनको साइकिल नोटेशंस बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि उनको इस डायग्राम की हेल्प से देखा जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा और सुंदर बना सकते हो। 1 यहाँ पे लिखो, 2 यहाँ पे लिखो, 2 goes to 1, इस तरीके से। सिंगल है तो इस टाइप का होगा, ट्रिपल है तो इस टाइप का होगा, 2 है तो इस टाइप का होगा। इसी तरीके से कितने भी नंबर बना लो आप। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहला वाला कहता है कि 1 goes to 1, तो देखो ब्रैकेट से ये स्टार्ट होगा 1 goes to 1, और 1 1 पे ही जा रहा है तो ये साइकिल यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। दूसरी साइकिल इसी में क्या होगी, 2 goes to 2, और तीसरी क्या होगी, 3 goes to 3, तो ये भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, क्योंकि ये सेल्फ खुद ही पे जा रहे हैं सब। ठीक है, तो ये इसकी हो गई। अब
चाहे आप इसको ये लिखो, चाहे आप इसको ये लिखो, या फिर ये लिख दो, या फिर ये लिख दो, या फिर ये लिख दो, सारी बातें सेम होती हैं। अगर कोई एलिमेंट खुद पे ही जा रहा है तो उसको आप लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। जैसे 2 खुद ही पे जा रहा है, मान लो साइकिल कुछ इस टाइप की होती है, अभी मैं आगे बताऊंगी। 2 खुद ही पे जा रहा है तो आप उसको इस तरीके से लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो, सब कुछ सेम है। ये नोटेशंस आपको आगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हम इसको ये सब लिखने की बजाय सीधे आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर आइडेंटिटी भी यूज़ कर लिया जाता है इनके लिए, आई करके। तो अब इसकी बात करते हैं, इसमें कैसे लिखा जाएगा। 1 goes to 3, 1 3 पे जा रहा है, और 3 फिर देखो किस पे जा रहा है, 3 तो 1 पे ही जा रहा है। तो 1 goes to 3 है और 3 goes to 1 है, ये ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ से, तो यहीं पे साइकिल क्लोज हो जाएगी। अब ये मत सोचना कि 1 goes to 3 और 3 goes to 1 है तो हम ऐसे लिखेंगे, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जब यहाँ पे साइकिल क्लोज होगी तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो 3 है, लास्ट वाला एलिमेंट घूम के वापस फर्स्ट वाले एलिमेंट पे ही जाता है। और जो साथ में 2 goes to 2, उसको आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, डजेंट मैटर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको 1 3 करके भी लिखा जा सकता है। बताओ ये नोटेशन अब तक क्लियर हुई सबको? यस मैम। यस मैम। तो बना लो बस इनके आगे वाली नोटेशंस। इनका क्या होगा, इसकी क्या 2 बनेगी? और 2 और 3 आ जाएगा उसमें। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 goes to 1 है तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा। 1 goes to 1 का मतलब ये नहीं 1 1 2 बार लिखा जाए, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट होता है मैंने बताया वो घूम के वापस फर्स्ट पे ही आ जाता है। तो बस इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3, 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, दोनों बातें सेम है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, और ऐसे भी लिखा जा सकता था, चारों सही हैं। लेकिन मैथमेटिकली लिखा ये नीचे वाले 2 ही जाते हैं, वो सिंगल वाली साइकिल लिखने का कोई नहीं है। हम अपना एफर्ट बचाते हैं, हमें पता है कि अगर हमने कोई चीज़ नहीं लिखी है तो वो एलिमेंट फिक्स है, फिक्स बोला जाता है। फिक्स का मतलब वो अपने ऊपर ही जा रहा है, फिक्स पॉइंट जैसे आपने रियल में पढ़ा था, खुद पे ही मैप हो रहा है। तो कॉम्पैक्ट नोटेशंस ही नीचे वाली हो सकती है, इनको आप कंसिडर करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसकी नीचे वाली देखो ज़रा, इसके अंदर क्या हो रहा है, 1 goes to 3 है, साइकिल कैसे आएगी बता दो ज़रा। 1 3 2। 1 3 2, और फिर 2 को देख लो, कंफर्म कर लो, 2 1 पे जा रहा है तो यस, 1 3 3 2, और 2 1 पे जा रहा है, वापस घूम के वहीं पे जाएगी, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। तो ये 1 3 2 बन गई। बाकी दोनों आप बनाओ और मुझे बताओ, एक ये वाली और एक इससे नीचे वाली। पहले तो 1 2 3 आ जाएगी मैम, 1 2 3, फिर 1 2 आ जाएगी खाली, सेकंड 1 2। 1 2, और उसको साथ में ब्रैकेट में 3 भी लिखा जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता, जैसे मर्जी। बाकी हम प्रेफर करेंगे ये वाली नोटेशन। मैम सबको क्लियर है? 2 3 को 3 2 भी लिखा जा सकता है क्या? 2 3 को 3 2 भी लिखा जा सकता है। अगर इसमें 3 हो तो? और ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे देखो, अभी मैं और एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। जैसे कि मान लो ऐसी साइकिल होती 4 5 6 1 2, तो अब इसमें इसको कैसे लिखा जा सकता था, 4 5 पे जा रहा है, 5 6 पे, 6 1 पे, और 2 अल्टीमेटली 4 पे जा रहा है। तो इसको चेंज करके कैसे लिखा जा सकता है कि 2 को घुमा के आप यहाँ पे ले आओ, 2 4 5 6 1। अभी भी क्या हो रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 6 पे जा रहा है, और 6 1 पे जा रहा है। देखना ऊपर मैच करके सही है कि नहीं। 4 5 पे जाना चाहिए, जा रहा है, 5 6 पे जाना चाहिए, जा रहा है, 6 1 पे जाना चाहिए, जा रहा है, और 1 2 पे जाना चाहिए, वो भी जा रहा है, और 2 4 पे जाना चाहिए, यहाँ देखो 2 4 पे भी जा रहा है। तो ये चीज़ सेम है, मतलब घुमा घुमा के पीछे से एलिमेंट्स उठा के आप आगे तो ला सकते हो, लेकिन ऐसे पलट के नहीं लिख सकते। इसीलिए हमने इस टाइप की नोटेशन को हमने पलट के नहीं लिखा है, हमने घुमा के लिख दिया। मतलब 3 वाला आप आगे ले आओ तो 3 2 हो जाता है। ठीक है, जो एलिमेंट जिस पे मैप हो रहा है वो वहीं पे रहना चाहिए।
ये मैपिंग्स ही तो हैं कि 4 5 पे मैप हो रहा है, 5 6 पे मैप हो रहा है। ये मैपिंग को दिखाने का आसान तरीका है। बात आई समझ में? यस मैम। अगर मैं ऐसे लिख देती, बिल्कुल ही पलट देती, जैसे इस वाली को, जैसे ये है, इसको हम कुछ ऐसा लिख देते 2 1 6 5 4, बिल्कुल ही पलट देते, तो अब देखो 2 1 पे जा रहा है, 1 6 पे जा रहा है, 1 6 पे जा रहा है इसके हिसाब से, पर इसके हिसाब से तो 1 2 पे जा रहा है, ठीक है। और इसके हिसाब से 2 4 पे जा रहा था, और यहाँ आपने कहा कि 2 1 पे जा रहा है, तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो चीज़ हमें नहीं करनी, ठीक है। यस मैम। S4 को कंस्ट्रक्ट करके लेके आना। S4 के अंदर क्या मैपिंग्स होंगी, 1 2 3 4 से लेकर 1 2 3 4 तक जो मैपिंग्स होंगी उनको कंस्ट्रक्ट करके लेके आना, ठीक है। हम आगे और पढ़ लेंगे तो आपको आगे और क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी आपको इस वाले वे से कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको आसानी रहेगी इस तरीके की नोटेशंस में, ठीक है। मैम S4 का होम टास्क होगा? हाँ, ये होम टास्क है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं, इसी के बारे में अभी बात कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा नोट्स में आगे पीछे हो गया है मुझे लगता है, कोई बात नहीं। एक जगह मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है इसका, शायद वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर भी दिया है। एक जगह मैंने इसके सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, तो है तो वो ऑर्डर में ही, पर आज मैं इकट्ठे बता रही हूँ आपको। मैम हमें जब ग्रुप इसका फॉर्म करना है तो कौन सा ऑपरेशन डिफाइन करेंगे? शो दैट SN इज अ ग्रुप। फंक्शन कंपोजिशन है ना ये एक तरीके से। आप इसके अंदर कौन सी कलेक्शन ले रहे हो, इसके अंदर सेट ऑफ ऑल दोज फाइज था, याद होगा आपको, सच दैट फाइज आर फ्रॉम A to A एंड फाइज 1 1 on 2, याद होगा। मतलब फंक्शंस की कलेक्शन है SN, सेट ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन, एक फंक्शन लिया 5 1, मान लो 5 1 हमने लिया था 1 2 3। एक फंक्शन लिया 5 2, जिसमें लिया था हमने 3 2, मान लो 3 2 मतलब 1 बार ब्रैकेट में पड़ा है। तो इनको जब अप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये फंक्शंस हैं, तो इनका कंपोजिशन होगा 5 1 और 5 2। और कंपोजिशन के बारे में हमें सोचना भी नहीं है, पहले हमें क्या करना पड़ता था, सोचना पड़ता था उसकी डोमेन उसकी को डोमेन में होनी चाहिए, मतलब उसकी कोड जो को डोमेन है उसकी डोमेन में कंटेंट होनी चाहिए, रेंज सेट सॉरी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 on 2 मैप से कहीं से भी कंपोज कर दो, कोई भी इन्वर्स निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंपोजिशन होगी नहीं होगी ये तो हमें सोचना ही नहीं है, वो तो होनी ही होनी है। तो ये जो फंक्शंस है, ये एक फंक्शन है, एक साइकिल एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके जो ऑपरेशन डिफाइन होगा वो क्या होगा, फंक्शन कंपोजिशन, ठीक है। यस मैम। तो अभी देखते हैं ये ग्रुप होगा क्यों होगा, पहले बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहली बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर F और G SN के एलिमेंट्स हैं तो F और G भी SN का एलिमेंट होगा क्या? देखो, अगर F भी 1 1 है और G भी 1 1 है, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी तो 1 1 on 2 होगी, मतलब 1 1 on 2 दोनों ही है, कंपोजिशन भी 1 1 on 2 होगी, और 1 1 on 2 A से ही होगी। तो फिर इसका मतलब समझ में आ गया कि हमें ये SN से बिलोंग करेगा कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 on 2 फंक्शंस इज ऑल्सो 1 1 on 2, इस वजह से क्लोजर होल्ड कर जाएगी। एसोसिएटिविटी की जहाँ तक बात है, तो फंक्शन की किसी भी तरह की कंपोजिशन वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। FOG ऑफ H इज इक्वल्स टू FOG ऑफ H, ये हमने पढ़ा ही हुआ है, रियल में भी पढ़ा हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। क्या हमारे पास हर SN के अंदर आइडेंटिटी होती है? अब यहाँ पे फंक्शंस का सेट लिया है, ग्रुप है फंक्शंस का, तो आइडेंटिटी किसको बोला जाएगा यहाँ पे? आइडेंटिटी मैप को। आइडेंटिटी मैप को, आइडेंटिटी फंक्शन को, आइडेंटिटी मैपिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैप बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, जिसको हम I नाम देते हैं। तो FOI इज इक्वल्स टू IOF इज इक्वल्स टू F फॉर ऑल F बिलोंग्स टू SN, ये हम जानते ही हैं। आइडेंटिटी भी है इसके पास। इन्वर्स की बात जहाँ तक बात की जाए, तो किसी भी F के लिए आपको एक इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा, सच दैट FOF इन्वर्स इज इक्वल्स टू F इन्वर्स OF। क्यों मिलेगा?
वन 1 वन 1 1 2 फंक्शन है। 11 और 2 फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। उसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी करेगा और वो इन्वर्स 11 और 2 भी होगा। मेन बात ये भी होती है ना कि इन्वर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है पर वो बिलोंग भी करना चाहिए सेट से, तो बिल्कुल बिलोंग करेगा। इन्वर्टिबल फंक्शन का इन्वर्स 11 और 2 ही होता है, इन्वर्टिबल ही होता है, तो इसका मतलब एफ इन्वर्स एस एन के अंदर भी होगा। तो बहुत आसान था इसको ग्रुप प्रूव करना, है कि नहीं? मैम S3 के एलिमेंट्स का इनवर्स कैसे देखें? अभी देखेंगे ना, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, अभी एफ सारी बात इनवर्स करते हैं। एफ इनवर्स एसएन में कैसे होगा? एस एन में कैसे होगा? क्योंकि वो भी सपोज एफ इनवर्स क्या होगा? एफ अगर 11 और 2 मैप है तो उसका इनवर्स भी 11 और 2 होता है ना। तो यस अगर मैम। वो 11 और 2 हो गया हाँ तो हाँ, बस एस एन के अंदर आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी समझ गए। कंडीशन है कि कोई भी मैपिंग 11 और 2 हो जाए, वो बस एस एन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और मैपिंग ए टू ए ही है, इसलिए मैंने ज़्यादा सेट्स की बातें नहीं की। डोमेन को डोमेन आपको पता ही है, सेम सेट है, तो वहाँ पे कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब देखो, इसको ज़रा लिखो, मैं आपको दे रही हूँ एक, इसको साइकिल फॉर्म में लिखो, सिंपल नोटेशन में, मैथमेटिकल 1 2 3 4 5 6। ये मान लो S6 का एलिमेंट है, तो इसको आपको वही छोटी वाली साइकिल में फॉर्म में लिखना है, 2 1 4 6 5 3। लिखना ज़रा। 1 2 और 3 4 6। ये वाला देखो, नीचे वाला देख लो, ऊपर सब कोई गलती ना हो उसमें। चाहे S6 का एलिमेंट हो चाहे S7 का एलिमेंट हो, दोनों केस में बताओ, S7 S8 क्या होगा दोनों तीनों केसेस में? मैम ऐसा हो सकता है कि ये एलिमेंट इस 7 में भी बिलोंग हो। बिल्कुल हो सकता है, सोच के देखो हमें तो क्यों हो सकता है। 7 की इमेज हमने यहाँ पर नहीं है ना। मैम क्वेश्चन क्या अच्छा पूछो? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इस नोटेशन में हम कंप्लीट लिखते हैं। ठीक है, मतलब उस नोटेशन में हो सकता है। अगर आप 1 2 बोलो तो ये S7 मतलब किसी भी SN का एलिमेंट होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बात ठीक है ना? इसमें अगर आप S8 में ले रहे हो इसको तो 3 4 5 6 7 8 सारे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में बताओ, S6 का एलिमेंट है अगर, ये क्या बोल रहे थे निमाल्या? मैम 1 5 क्वेश्चन समझ में नहीं आता, सुन नहीं पाया। 1 5 2 2 3, फिर आगे हो जाएगा 4 6। बताओ, सबका यही आना चाहिए। यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, चलो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में जब वो टॉपिक आएगा। ठीक है, मतलब इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं एक और बात बताती हूँ, ये होती है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m, इस टाइप की कोई साइकिल है, मतलब कॉमे तो नहीं आते उसमें बीच में, हाँ ऐसे इस टाइप की कुछ साइकिल है, तो इसको बोला जाता है m साइकिल। यानी इसको क्या बोला जाएगा अगर लिख दिया जाए 1 4 3, इसको बोलेंगे 3 साइकिल। ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं उस साइकिल के अंदर उसको बोला जाएगा उतने की साइकिल। ठीक है, हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट साइकिल्स भी हो, उसको भी हम हैंडल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? एम साइकिल। जैसे ये है कंपोजिशन ऑफ 4 साइकिल एंड 2 साइकिल। ठीक है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए कि इनको बोलते क्या है। उसके बाद है कि हम, उसके बाद ये बात आती है कि हम इनकी कंपोजिशन करेंगे कैसे। मेन बात तो ये है कि कंपोज करेंगे कैसे हम इनको। जैसे कि एक एलिमेंट लेते हैं 1 3 2 7 4 5 6 8। 8 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि 8 इधर भी है। एक बीटा लेते हैं 1 2 3 7 6 4 8 5। अब हमें इनको कंपोज करना है।
अल्फा ओ बीटा या अल्फा बीटा डायरेक्टली मैं लिख दूँ। मैंने कहा था कि इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल्फा ओ बीटा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल जनरल नोटेशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल जनरल नोटेशन है, तो मैं इसको अल्फा बीटा करके भी लिख सकती हूँ। तो बताओ कैसे कंपोजिशन करेंगे हम इसका। हम देखो क्या करेंगे, पहले मैं इनको सारों को लिख लेती हूँ और उसके बाद कंपोजिशन करती हूँ। 1 3 2 7 4 5 6 8 1 2 3 7 6 4 8 5। अब पहले इसकी बात करते हैं। इसमें 1 उठाओ, सबसे पहले 1 को देखो, 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे। अब उसमें देखो 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 कहाँ पे जा रहा है, 7 पे। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले 1 उठाया था, 1 2 पे गया और 2 7 पे गया, तो इसका मतलब वो 1 7 पे गया। ये बिल्कुल फंक्शन कंपोजिशन जैसा। आपको याद होगा कि जब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करते हैं, मतलब एफ ओ जी ऑफ 1 करते हैं, तो हम देखते हैं कि जी 1 को कहाँ पे मैप कर रहा है। मान लो जी 1 को 2 पे मैप कर रहा है, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो एफ है ये 2 को कहाँ पे मैप कर रहा है। मान लो ये 3 पे मैप कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, 1 मैप्स टू 3 अंडर दिस मैप कंपोजिशन, है कि नहीं। बस इसको देखने का नज़रिया बदल गया, ये लिखने का तरीका बदल गया। एफ ओ जी ऑफ 1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 का मैप देखते हैं। 1 अगर 2 पे भेज रहा है तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ 2। फिर हम 2 को देखते हैं, एफ कहाँ पे मैप कर रहा है, 3 पे कर रहा है, तो हम कहते हैं कि 1 गोज टू 3 अंडर द कंपोजिशन मैप, है कि नहीं। बिल्कुल वही यस काम मैम। यहाँ पे हो रहा है। तो अब देखो 7 की बात करते हैं। यहाँ पे 7 है ना, अब देखो 7 कहाँ पे जा रहा है, उसमें मैं साइकिल नोटेशंस में इसको लिखना है, तो सबसे पहले 7 को पकड़ेंगे। 7 वाला ये ब्रैकेट कंप्लीट करें ना, नहीं तो अधूरा छूट जाएगा अगर हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा लेंगे तो 7 को उठाते हैं। 7 यहाँ पे दिख रहा है हमें, 7 इज गोइंग टू 1, और 1 यहाँ पे 3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 7 गोज टू 3, 7 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 3, मतलब 7 गोज टू 3। यहाँ पे 3 किस पे जा रहा है, 3 गोज टू 7, और इधर 7 देख लो किस पे जा रहा है, 3 गोज टू 7 एंड 7 गोज टू 2, तो इसका मतलब 3 गोज टू 2। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं, हम 1 को शुरू करते हैं और पीछे से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ समझाई ना, कंपोजिशन रिलेट कर पा रहे हो ना उससे। यस मैम। तो 1 से स्टार्ट करेंगे। और वैसे देखो बात ये होती है कि हम जनरली इधर इस साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट से, लेकिन कुछ बुक्स है होती हैं जो लेफ़्ट से भी स्टार्ट करती हैं कंपोजिशन करना, पर ज़्यादातर बुक्स इधर से ही करती हैं और एग्ज़ाम में भी इधर से ही काउंट किया जाता है। पर आपको अगर कहीं किसी बुक पढ़ते टाइम ये मिले कि इधर से कंपोजिशन किया जा रहा है तो घबराना मत, वो उनकी अपनी करने का तरीका है। तो देखो सबसे पहले 1 गोज़ टू 2 है, इधर देख लो 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 इधर 7 पे जा रहा है, तो 1 गोज़ टू 2 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एंड 2 गोज़ टू 7, तो इसका मतलब 1 7 पे मैप हुआ ना। तो इसको छोटी यस मैम। नोटेशन में क्या लिखा जाए, 1 गोज़ टू 7। इसके बाद 7 को पकड़ते हैं और 7 की क्योंकि हमें ये पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है, एम साइकिल जो भी बनेगी, तो 7 को यहाँ से पकड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 किस पे जा रहा है, 7 इज़ गोइंग टू 1, 7 अपने उसमें 1 पे जा रहा है, और इधर इधर देखो 1 गोज़ टू 3 है, तो 7 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 3, तो 7 किस पे जा रहा है, अल्टीमेटली 3 पे जा रहा है, तो ये 3 आ जाएगा। अब 3 को पकड़ो और देखो 3 कहाँ पे जा रहा है, इसमें 3 इधर 7 पे जा रहा है, और इधर 7 देखो 7 इधर 2 पे जा रहा है, तो 3 गोज़ टू 7 एंड 7 गोज़ टू 2, इसका मतलब 3 गोज़ टू 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। बताओ। यस मैम, क्लियर है। अब 2 का देखो ज़रा, कोशिश करो देखने की, 2 कहाँ पे जा रहा है, सबसे पीछे से स्टार्ट करो, 2 3 पे जा रहा है, और 3 कहाँ पे जा बना रहा है इसमें, जाएगी। 3 गोज़ टू 1 है, तो 2 गोज़ टू डायरेक्टली 1 हो गया, मतलब 2 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 1, तो 2 गोज़ टू 1। अब 1 देख लो कहाँ पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, और इधर नो 2 मैम, ये 7। 1 तो पहले ही है मैम, साइकिल कंप्लीट हो गई। अच्छा साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, बस साइकिल कंप्लीट हो गई है। 2 गोज़ टू 1 यहाँ लिखने की बजाय हमें पता ही है कि 2 इधर 1 पे जाता है, तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो एक और गड़बड़ हो जाएगी, अगर यहाँ 1 आ गया तो फिर 1 गोज़ टू 1 हो जाएगा, फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। मैम 3 को एक बार देखो मैम।
हाँ ठीक है 7 goes to 2। ठीक है। हाँ अब कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, कोई भी उठा लो जो इसके अंदर ना हो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, चलो 4 उठा लेते हैं, 5 उठा लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 उठा लो, 4 गोज टू 8, 8 गोज टू 8, 4 गोज टू 8, 8 गोज टू 8, तो अल्टीमेटली 4 8 पे जा रहा है। फिर 8 देखो, 8 गोज टू 6 है और इधर 6 गोज टू 4 है, तो इसका मतलब 8 वहीं 4 पे साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। साइकिल कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है, 5 बचा है और 6 भी बचा है। 5 को लिखते हैं, 5 यहाँ पे 5 पे ही जा रहा है और इधर 5 6 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 5 गोज टू 6, सॉरी 5 गोज टू 5 और 5 इधर 6 में जा रहा है, तो इसका मतलब 5 गोज टू 6। 2 2 4 और 4 8, इतने ही एलिमेंट्स थे, हो गया कंप्लीट, बन गया हमारा अल्फ़ा बीटा। ये काफ़ी लंबा था इसको सॉल्व करना, इसलिए हमें इतना टाइम लगा समझाने में। बाकी बहुत आसान काम होता है वंस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बताओ एक एक स्टेप क्लियर है? यस मैम। मैम इसको हमने 1732 ये जो साइकिल है ये बाद में लिखी तभी तो भी चलेगा ना? हाँ ये 4 8 चलेगा, 5 6। चलेगा, पर कब कब चलेगा और कब कब नहीं चलेगा उसकी भी बात हम करेंगे आगे जाके, ठीक है? अभी चलेगा, इसके अंदर चलेगा, ठीक है? इसका आप लोग करो, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया। 1 2, अभी करूँ मैम? हाँ बिल्कुल अभी करो। ठीक है मैम, जो आज्ञा। 1 5 3 2 4। अब देखो यहाँ 5 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं लिखा गया, तो अंडरस्टूड है ना कि 3 इसके अंदर होगा और 3 खुद पे ही जा रहा होगा, इसलिए फिक्स होगा, तो उसको नहीं लिखा गया। ये बात आपको अब समझ नहीं है आगे से। वन 4 2 5 3। 4 अलग है और 2 5 3 अलग है। यस मैम। ठीक है, अच्छी कहाँ रह गई? हाँ मैम 14253। मुझे अभी ऐसा लगा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, डर गई थी। सबका यही आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो इतना आसान होता है, कुछ नहीं होता इसके अंदर, बहुत आसान है। ठीक है, आप कुछ भी उठा के ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे इसको कर लो अभी प्रैक्टिस। इसको अल्फा बोल दो और इसको बीटा बोल दो। 3 4 1 7 9 निकाल के देखो। तो इसके अंदर 9 है, इसका मतलब अल्फा और बीटा S9 में बिलोंग करते हैं। हम्म, S9 में भी बिलोंग कर सकते हैं, मतलब S9 में तो करते हैं, S8 में नहीं करेंगे ये गारंटी है। S10 में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 10 वाला एलिमेंट फिक्स हो इसके अंदर। बाकी जैसे 3 फिक्स होगा, 5 फिक्स है, इस तरीके से 10 फिक्स हो सकता है। तो आप ये लिख सकते हो कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू Sn, n ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ये बात सही है एकदम। मैं भी निकाल लेती हूँ।
हाँ मैम हो गया। क्या आ रहा है? 17 साइकिल, 24 साइकिल, 39 साइकिल, बस। बस बाकी सारे फिक्स आ रहे होंगे ना। 5 तो हाँ फिक्स मैम। आया था, यहाँ तक मैंने चेक किया था। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी कंफर्म कर दो कोई यही आ रहा है कि नहीं। यस मैम। फिर हम इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। इसको कहीं दिक्कत हो बता दो। इन्वर्स निकालते हैं परमुटेशन का। देखो कोई भी परमुटेशन दे रखी है उसका इन्वर्स निकालना सबसे आसान काम है। क्या करना है आपको, परमुटेशन ऐसे देखते हो आप, 1 goes to 2, 2 goes to 3। इन्वर्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे देख लो इसको, यानी कि इसको पलट के लिख दो जैसे भी एलिमेंट्स हैं। तो एफ इन्वर्स यहाँ पे आप लिख सकते हो इस ऑर्डर में, 3 2 1। अगर 1 2 पे जा रहा था, 2 3 पे जा रहा था, अब 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है। तो मेरी बात पे विश्वास मत करो, एफ इन्वर्स चेक कर लो ये आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 2 3 3 2 1, ये आइडेंटिटी मैप आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 3 पे जा रहा है और यहाँ पे 3 1 पे जा रहा है, इसका मतलब 1 1 पे जा रहा है। यहाँ पे 2 1 पे जा रहा है और यहाँ पे 1 2 पे जा रहा है, मतलब 2 2 पे जा रहा है। यहाँ पे 3 2 पे जा रहा है और यहाँ पे 2 3 पे जा रहा है, तो मतलब 3 3 पे जा रहा है, मतलब आइडेंटिटी मैप। मतलब सही है ये बात। मतलब इन्वर्स अगर आपको करना है तो बस एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो, सिंगल साइकिल का रिवर्स। अगर डबल साइकिल होती तो बात अलग होती, ठीक है, डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर सिंगल साइकिल इस टाइप की है उसका इन्वर्स करना बड़ा ही आसान है, बस एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 3 5 7 9, इसका इन्वर्स क्या होगा? 9 7 5 3 1। 9 7 5 3 1। ठीक है, आप कंपोज करके देख सकते हो, ये इनका इन कंपोजिशन आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका इन्वर्स क्या आएगा? एफ है 1 2 3 1 4 5, इसका इन्वर्स निकालो। मैम ये क्या है? ये क्या है? एफ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है या कंपोजिशन? किन किन का? 1 2 3 1 4 5। अच्छा, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है उसके बाद इनवर्स निकालना है। क्योंकि मैंने डायरेक्टली तो ऐसा कोई इन्वर्स आपको बताया नहीं है कि आप डायरेक्टली निकाल दो। मैंने तो कहा था कि अगर 1 2 3 दे रखा है तो आप 3 2 1 बोल सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो आप वही करो जो कर सकते हो यहाँ पे। एफ क्या निकल के मैम आएगा? मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ना मैम, वो साइकिल का वो समझा नहीं जा रहा था। मैं समझ नहीं रहा था वो क्या दे रखा है, क्या समझा। अच्छा, एफ 1 4। 1 4, एफ क्या आ रहा है? हाँ एफ बता रहे हो ना। यस मैम। 1 4 5 2 3। 2 3, इन्वर्स क्या आ जाएगा? 3 2 5 4 1। 3 2 5 4 1, ठीक है। तो इन्वर्स इसका ऐसे निकल जाएगा। देखो अगर बात की जाए, एक होती है डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल का क्या मतलब है? डिसजॉइंट साइकिल्स जिनको हम बोलते हैं, मतलब आपको कितनी भी 30 40 50 साइकिल दे दी जाए इस तरीके की, अगर वो साइकिल्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मान लो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 7 8 है, यहाँ पे 2 9 3 है, यहाँ पे 4 5 1 4 5 समथिंग है, तो ये देखो यहाँ पे इनमें क्या आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है? इसको हम क्या बोल दें, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बच गया? 3 4 5 7 8 9 6 बच गया। हाँ अब बताओ,
1 2 का क्या किसी के साथ कोई एलिमेंट कॉमन है? 7 8 का क्या किसी के साथ कोई एलिमेंट कॉमन है? 6 9 3 का क्या किसी के साथ कोई एलिमेंट कॉमन है? इन सभी साइकिल्स में ये सभी एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक साइकिल के अंदर दूसरी साइकिल से एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। एक साइकिल के अंदर तो कभी एलिमेंट रिपीट होते ही नहीं है, जैसे 1 1 2 ये कोई साइकिल नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। अपने अंदर तो उस डिसजॉइंट होते ही हैं एलिमेंट्स, लेकिन दूसरे से जब डिसजॉइंट हो जाए, आप प्रोडक्ट करके लिख रहे हो, आप कंपोजिशन करके लिख रहे हो, वो दूसरे से भी डिसजॉइंट हो जाए, उसको बोला जाता है डिसजॉइंट साइकिल, यानी दूसरे मल्टीप्लिकेशन से कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट साइकिल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब डिसजॉइंट साइकिल की खास बात क्या होती है? मान लो मैंने आपको एक डिसजॉइंट साइकिल दी, f इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है। पहले तो आप इनके मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या आएगा, f को निकाल के देखो। इधर क्या है? 1 गोज टू 1 है, इधर 1 गोज टू 2 है, तो 1 गोज टू 2 हो जाएगा। इधर 2 2 पे जा रहा है, इधर 2 3 पे जा रहा है, तो 2 3 पे चला जाएगा। अब देखो 3 3 पे जा रहा है और 3 1 पे जा रहा है, तो 3 1 पे ही जाएगा, साइकिल क्लोज। इधर 4 5 पे जा रहा है, उधर 5 5 पे जा रहा है, तो 4 गोज टू 5। और इधर 5 4 पे जा रहा है, उधर 4 4 पे ही जा रहा है, तो साइकिल क्लोज। तो आपने मल्टीप्लिकेशन की तो आपको क्या चेंज दिखा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो डिसजॉइंट साइकिल्स मतलब अल्टीमेटली रिफाइंड फॉर्म होती हैं। अगर इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते तो ये कुछ अलग शक्ल की आपको दिखती, आप जब मल्टीप्लाई करते तो ये डिसजॉइंट टाइप की कुछ आती। जब भी आप कंपोजिशन करते हो एक डिसजॉइंट रूप में कुछ ना कुछ निकल के आता है। जैसे कि हमने ऊपर भी बड़ी सारी कंपोजिशन की थी, याद करो इसको, हमने इसकी कंपोजिशन की तो इसमें बड़े सारे एलिमेंट्स सेम सेम थे, उधर भी 5 था, इधर भी 5 था। कंपोजिशन क्या करता है? उनके एलिमेंट्स को सबको अलग अलग कर देता है, डिसजॉइंट कर देता है। तो सबसे पहला एम आपका क्या होता है? कंपोज करना, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो। अगर ऑलरेडी डिसजॉइंट है तो वो एकदम फाइनेस्ट फॉर्म में है अपनी। तो देखो मैंने कंपोजिशन किया, मुझे क्या डिफरेंस मिला? वही आ गया। तो ऐसी साइकिल का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, इसका इन्वर्स अलग से लिख दो 3 2 1, और इसका इन्वर्स अलग से लिख दो 5 4। और देखो एक और कमाल की बात है कि अगर 2 साइकिल का इन्वर्स आप निकालते हो तो वो इन्वर्स वो खुद ही निकल के आ जाता है, चाहे आप इसको 4 5 लिखो, चाहे आप इसको 5 4 लिखो, बात तो एक ही है ना। 5 4 4 5 बात एक ही है। 2 साइकिल का इन्वर्स वो खुद ही होता है। और एक और बढ़िया बात करते हैं, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो एक और अच्छी बात बताती हूँ आपको। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? डिसजॉइंट साइकिल्स के केस में हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट भी करती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको मैं लिख देती हूँ, डिसजॉइंट, ये आवाज आ रही है ना, डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट, मतलब इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 1 2 इसको ऐसे लिख दिया जाए 1 2 1 2 3, तो ये गलत होगा, क्योंकि आप निकाल के देखोगे इसका आंसर और इसका आंसर दोनों अलग अलग आएंगे। निकाल के देख लेते हैं। जैसे यहाँ 1 गोज टू 2 है और यहाँ पे 2 गोज टू 3 है, तो अल्टीमेटली 1 गोज टू 3, यहाँ पे 3 3 पे जा रहे हैं, यहाँ 3 1 पे जा रहे हैं, और 2 1 पे जा रहा है और 1 2 पे जा रहा है। हाँ ठीक है, तो 2 फिक्स हो जाएगा इसके हिसाब से। 1 गोज टू 2 2 गोज टू 1, तो 1 गोज टू 1 1 फिक्स हो गया। 2 गोज टू 3 3 गोज टू 3, तो 2 गोज टू 3 हो गया। देखो यहाँ पे 1 3 आ रहा था, अगर इनको हटा दूँ मैं, और यहाँ पे 2 3 आ रहा था, नहीं आया ना इक्वल। ऐसे ही हम इनकी पोजीशंस इंटरचेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिसजॉइंट होती, अगर 1 2 3 4 5 टाइप की कोई साइकिल होगी, या इसके आगे कितने भी आ जाएं, वो डिसजॉइंट होने चाहिए बस। तो अगर आप इसको ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई ना। 1 2 3 सिर्फ अपने एरिया में है और 4 5 सिर्फ अपने एरिया में, 4 5 को उससे मतलब नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट टाइप की होती हैं। तो आप इनको कम्यूट करवा सकते हो, इनका इन्वर्स डायरेक्टली लिख सकते हो, बहुत खास बातें होती हैं डिसजॉइंट साइकिल्स के बारे में। और अगर कोई साइकिल डिसजॉइंट फॉर्म में नहीं दे रखी तो हमें उसे इस फॉर्म में बनाना है, यानी उनको कंपोज करके इजी फॉर्म में बनाना है। डिसजॉइंट में दे रखी है तो उसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मैम
मैम डिसजॉइंट साइकिल्स भी वन काइंड ऑफ कंपोजिशन है मैम, उसका मतलब डिसजॉइंट साइकिल्स भी वन काइंड ऑफ कंपोजिशन है। और मैम ये जो डिसजॉइंट नहीं है, मतलब 1 2 3 1 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी कंपोजिशन ही है, मतलब पहले को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। बिल्कुल, ये भी कंपोजिशन है। और मैम जब हम वो कर रहे थे कि वो अलग अलग साइकिल्स के से लिख रहा था ना मैम पहले, वो क्या कंपोजिशन था? कौन सा वाला? वो जो मतलब S9 पे लिख रहा था जब। देखो, कुछ भी हो, दो अलग अलग साइकिल है, वो कंपोजिशन भी लिखी जा सकती है। हमने ये भी तो देखा था, एक इस तरीके का एग्जाम्पल भी तो देखा था, जैसे 1 2 3 4 5 है। ये क्या बनता है? चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, बात वही आ गई। 1 3 निकल के आएगा। ये सिंगल फंक्शन है ना, और इसकी साइकिल्स किस तरीके की बनती हैं? दो अलग अलग बनती हैं। हाँ मैम, क्या बनेगी? तो 1 3 2 और 1 3 2 5 4 5, तो ये मैम डिसजॉइंट साइकिल है। डिसजॉइंट साइकिल है, तो आप इसको कंपोजिशन बोल भी सकते हो और ना भी बोलो, क्योंकि ये फाइनेस्ट फॉर्म है ना, ये सिंगल ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर तो ये सिंगल ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर इस टाइप का होगा जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे 1 goes to 2, तो उसको अगर सिंपल भाषा में आपको समझना है, तो अगर डिसजॉइंट साइकिल है तो वो एक सिंगल फंक्शन मान लो, और अगर डिसजॉइंट साइकिल नहीं है, मतलब इस टाइप की हो गई 1 2 3 2 3 1, तो इसको कंपोज करके जो आएगा वो तो डिसजॉइंट होगा ना, वो भी एक सिंगल फंक्शन आने वाला है। तो इसको एक फंक्शन f मान लो, इसको एक g फंक्शन मान लो, ये दो अलग अलग फंक्शंस मान सकते हो, डिसजॉइंट वाले को सिंगल मान सकते हो। ठीक है मैम स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है? हो सकता है मेरा हो, यहाँ से लग तो रहा है सब ठीक। ठीक है, वही मेरा लग ही रही था। है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक बार और अच्छी अच्छी बातें करते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स के बारे में भी। ये समझ में आ गया ना, ये खुद का इन्वर्स होगा 2 वाला। असल में क्या होता है, अब क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो इनका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है ग्रुप के अंदर? कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, सॉरी, कोई भी ग्रुप है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। मतलब जी अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो इफ, मतलब इसका मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट, पूरा लिख देती हूँ मैं, द ऑर्डर ऑफ स्मॉल एलिमेंट g बिलोंग्स टू g इज डिफाइंड एज, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट, वो सबसे स्मॉल पावर या वो सबसे स्मॉल टाइम्स कंपोजिशन, मतलब g को k टाइम्स कंपोज करके अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो इस k को ऑर्डर बोला जाएगा, k इज द ऑर्डर। ठीक है, अब इसी ऑर्डर से हम चीज़ों को रिलेट करेंगे। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, शायद मैंने ये कल बात बताई नहीं थी, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 25 है तो इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर इसके डिवाइज़र ही मिलेंगे। 25 के डिवाइज़र्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 5 होगा, और क्या होंगे? कुछ भी नहीं होंगे, 5 स्क्वायर होगा। बस 3 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इस ग्रुप के पास। इस ग्रुप के पास 3 ही ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर हमें इतनी बात पता चल जाए तो हम काफ़ी बातें बता देते हैं ग्रुप के बारे में। ठीक है, कल हम ऑर्डर्स पे और अच्छी अच्छी चर्चाएं करेंगे, पर अभी हम एसएन में वापस आते हैं। समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है? यस मैम। जैसे कि ZN ग्रुप होता है, Z6 की बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 5, इसके अंदर 2 एक एलिमेंट है। 2 को एक टाइम्स 2 के साथ ही कंपोज किया जाए, मतलब सेल्फ कंपोजिशन की जाए, तो आपको 4 मिलेगा। फिर इसको
2 टाइम्स की बजाय 3 टाइम्स कंपोज किया जाए तो आपको क्या मिलता है? 6 मतलब 0। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 इज 3। इस 2 एलिमेंट का ऑर्डर क्या कहलाता है? 3। और हम ध्यान से ये भी देख सकते हैं कि 3 6 को डिवाइड करता है, जो अभी हमने ऊपर कंडीशन देखी थी। तो ये तो होगा ही होगा कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हो तो ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, ये तो मस्ट कंडीशन है। अगर ऐसा कोई नंबर आप ले रहे हो कि अगर मैं ये पूछूं कि Z6 के पास 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप सीधे बोलोगे कि कोई 5 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 5 ग्रुप के ऑर्डर कोई नहीं डिवाइड करता, तो कहाँ से एलिमेंट मिलेगा हमें, है ना? ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। एफ को देखो, अब करते हैं एफ पे काम हम थोड़ा सा। एफ अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें कोई एफ मैपिंग दे रखी है, 1 2 3 4 बोले इसको, हाँ एफ दे रखा है हमें 1 2 3 4। अब हमारा काम है, हमसे पूछा हुआ है एफ ओ एफ निकालो। एफ ओ एफ मतलब एफ स्क्वायर भी लिख सकती हूँ मैं इसे, एफ क्यूब निकालो, एफ की पावर 4 निकालो, एफ की पावर 5 निकालो, ये बातें हमसे पूछी गई हैं। तो हमें क्या करना होगा, एफ स्क्वायर का मतलब 1 2 3 4 टाइम्स 1 2 3 4, मतलब सेल्फ कंपोजिशन की है हमने। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या निकल के आएगा। तो इधर 1 2 पे जा रहा है, इधर 2 3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 1 goes to 3। इधर 3 4 पे जा रहा है, इधर 4 1 पे जा रहा है, इसका मतलब 1 3। बस इतना ही होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ना, 3 1 पे ही चला गया। अब फिर देखो 2 बचा, 2 3 पे जा रहा है, और यहाँ पे देखो 3 किस पे जा रहा है? 4 पे, तो 2 4 हो गया। फिर से 4 को चेक कर लो, 4 1 पे जा रहा है और 1 2 पे जा रहा है, तो ब्रैकेट क्लोज, 4 goes to 2। क्लियर है सबको ये जो हमने निकाला? इससे भी यस मैम। आसान तरीका बताती हूँ निकालने का। देखो क्या होगा, जब 1 इधर एफ को देख रहे हो तो 1 2 पे जा रहा है, लेकिन जब आप एफ स्क्वायर निकालोगे तो फिर आप 2 का देखोगे ना, 1 2 पे जा रहा है, फिर आप देखोगे कि 2 किस पे जा रहा है, तो आप देखोगे कि 2 तो 3 पे जा रहा है, तो आप देखोगे कि 1 goes to 2 है और 2 goes to 3 है, तो अल्टीमेटली 1 goes to 3 है। मतलब बीच में से एक टप्पा खा के इस 2 को छोड़ दिया इस 1 ने। पहले ये 2 पे जा रहा था, अब छोड़ के आगे बढ़ गया एफ स्क्वायर में, तो 1 3 पे जा रहा है। अब आप 3 के लिए चेक करोगे कि ये 3 कहाँ जा रहा है, तो आप क्या करोगे, एफ में तो ये 4 पे जाता था, लेकिन एक और डिस्टेंस लेके ये 4 की बजाय अब ये 1 पे जाता है। मतलब बीच में 4 से टप्पा खा लिया और जो नेक्स्ट आया उससे उस पे जा रहा है ये, मतलब 3 मैप्स टू 1। तो ऐसे देख सकते हो आप, एक एक की दूरी पे एफ स्क्वायर निकालना है तो 1 1 के डिस्टेंस पे 1 goes to 3 है, और 3 फिर 4 पे नहीं, 3 फिर 1 पे जाएगा। और अगर इधर देखा जाए तो 2 goes to किस पे हो जाएगा, 2 goes to 3 नहीं, 2 goes to 4 हो जाएगा, और फिर 4 goes to 1 नहीं, 4 goes to 2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई मेरी? यस मैम। बीच में एक डिस्टेंस लेना है बस हमें, जैसे 1 2 3 4 5 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इस ये एफ होता, अगर एफ स्क्वायर निकालना होता हम तो क्या करते, 1 इसमें तो असल में 1 2 पे जा रहा है, पर 2 को छोड़ना था हमें, इधर 1 3 पे जाता, फिर 3 हम देखते 3 5 पे जाता, अब 5 हम देखते 1 पे नहीं, फिर 2 पे जाता, ठीक है, फिर 2 हम देखते 2 3 पे नहीं, 2 3 पे नहीं जाता, 2 4 पे जाता। वैसे हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फिर आप 4 को फिर से देख लेते, वो 5 पे नहीं, अगेन 1 पे जा रहा हो, तो इसलिए मैंने साइकिल बंद कर दी। आया समझ? ये आसान तरीका हो गया देखने का। मैम फिर तो ऑर्डर ऑफ क्यों? साइकिल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द साइकिल हो जाएगा। हाँ समझ में आई बात, बहुत अच्छा यस मैम। ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे भी, अच्छी बात है आपने ऑब्जर्व कर लिया। एफ क्यूब निकालते टाइम क्या होगा, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले हम एक एलिमेंट छोड़ रहे थे, अब हम 2 छोड़ देते हैं, मतलब 1 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 1 सीधे 4 पे जाएगा, तो 1 4। अब 4 किस पे जाएगा, 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 3 देखो किस पे जाएगा, 3 4 पे नहीं जाएगा, 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 4 3 2।
2 फिर से चेक कर सकते हो आप, 2 3 पे नहीं जाएगा, 2 4 पे नहीं जाएगा, 2 सीधे 1 पे जाएगा। गॉट इट? ये इजी तरीका हो गया देखने का। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़े शांत बैठे हैं सब। यस मैम। बाकी सबको क्लियर है या आपके ठीक दिमाग से मैम। भी टप्पा खा गया है सब कुछ? ठीक है। f की पावर 4 निकालना है तो f स्क्वायर पे आप निकाल सकते हो, जैसे ये है, f स्क्वायर पे आप कंपोजिशन निकाल सकते हो। f की पावर 4 निकाल के देखो, देखो यहाँ पे आते हैं हम। f की पावर 4 को आप f स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर निकाल सकते हो ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1324 तो 1324। या वो टप्पे वाला आइडिया भी लगा सकते हो कि 1 goes to 3 है। अब देखो स्क्वायर करना है एफ स्क्वायर का, जो भी ये है स्क्वायर करना है। पहले 1 3 पे जा रहा था, लेकिन अभी टप्पा खा के फिर से वो 1 3 पे नहीं, 3 1 पे चला जाएगा। तो 1 goes to 3, 3 goes to 1, तो 1 goes to 1 हो जाएगा। इसी तरह 2 goes to 4, 4 goes to 2, 2 goes to 2 हो जाएगा। फिर से आप 3 के लिए अगेन चेक करोगे, 3 अपने पे ही चला जाएगा, फिर 4 भी अपने पे ही चला जाएगा। ये कुछ नहीं, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो 4 साइकिल आपको समझ में आई कि 4 ऑर्डर की होगी, क्योंकि f की पावर 4 आइडेंटिटी मिल चुका है आपको। अभी मैं ऑर्डर की बात इसीलिए आपसे शेयर कर रही थी कि आपको पता चले कि ऑर्डर क्या होता है। वो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो पावर करने से या कंपोजिशन करने से हमें आइडेंटिटी मिल जाए। f की पावर 5 का आइडिया लगा सकते हो आप कि क्या आएगा? देखो, अगर समझदारी से किया जाए तो f की पावर 4 इंटू एफ लिखा जा सकता है इसको। f की पावर 4 आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी को f के साथ कंपोज करेंगे तो हमें f ही मिल जाएगा। तो f की पावर 5 क्या होगा? f हो जाएगा। अब आगे सारा रेपिटेशन चलेगा। बताओ, किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो बता दो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, घर के लोग ये मन समझ में आ गया, पर ऑर्डर देखने के लिए इस तरह चेक करना पड़ेगा हर एक को? नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर देखने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने साइकिल, कितने ऑर्डर की साइकिल है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो ये 4 साइकिल है ना, हाँ मैम। तो इसका ऑर्डर कितना आया? 4 आया। अच्छा, मतलब हर 4 साइकिल का ऑर्डर 4 ही होगा? हाँ, हर m साइकिल का ऑर्डर m ही होगा। ओह, क्या बात है मैम। ऑफ m साइकिल इज m। हमने देखा भी, ऑब्जर्वेशन भी लिया, क्यों होगा उसका भी ऑब्जर्वेशन लिया है हमने। 3 पे क्या होगा, टप्पा कहाँ कहाँ खा रहा है, ठीक है ना, वो सारा हमने देखा। अब जब आप f4 निकालोगे ना इसी साइकिल से, 1 2 3 4 में जब आप 4 निकालते हो तो क्या होगा? 1 2 पे नहीं जाएगा, ये तो f1 है, ये f2 है, ये f3 है, और ये क्या है? f4। समझ रहे हो? जो मैंने शॉर्टकट बताया वही अप्लाई होगा। 2 पे 1 2 पे ना जाके, 3 पे ना जाके, 4 पे ना जाके, सीधे 1 पे वापस आ जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। और ये प्रोसेस आप हर एक एलिमेंट के साथ रिपीट कर करके देखना, ठीक है? अभी आपके सीखने के दिन है, जितना ऑब्जर्वेशन कर सकते हो करो, ठीक है? जैसे न्यानेश ने देखते ही बता दिया था इसका ऑर्डर 4 होगा। अच्छा, तो m साइकिल का ऑर्डर m हो जाएगा। ये तो हो गया अगर सिंगल साइकिल पड़ी है। डबल साइकिल होगी तो हम कैसे ऑर्डर निकालेंगे, उस पर भी बात करते हैं, ठीक है? डबल ट्रिपल कितनी भी साइकिल्स पड़ी हुई तो उनका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। उससे पहले मेरे को एक बात बता दो ज़रा, मुझे बस f स्क्वायर, f क्यूब, f रेज टू 4 निकाल के बता दो, जो मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन, उसमें निकालो। एफ स्क्वायर तो मैम 1593। पहले निकाल लो सारे फिर बताना, क्योंकि ये फिर बीच में इनको पता चल जाएगा ना जिसने निकाला नहीं है। ईशा, आप हो क्लास में? यस मैम। ईशा, ईशा। दोनों के नाम भी सेम सेम लगते हैं सुनने में। यस जी। ईशा, आप हो क्लास में? यही पूछ रही थी मैं। यस जी।
अच्छा, क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, कल मैं डीएन से रिलेटेड ऑर्डर्स कराऊंगी, तो एक बार डीएन वाली वीडियो देख लेना, मैं बता दूंगी कौन सी वीडियो है, तो फिर आपको मज़ा आएगा। उसको डीएन को एक बार आप समझ लोगे ना, तो जो उसके ऑर्डर हैं, एलिमेंट्स के ऑर्डर, उनको देखने में मज़ा आएगा। आप एक बार थोड़ा व्यू बता देना, फिर जल्दी समझ आ जाएगा। क्या बता दूं? हाँ, क्या कह रहे हो ईशा? मैम, अब क्वेश्चन। मैम, हाँ हाँ, वो मैं बता दूंगी ईशा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ, बोलो बोलो। एफ स्क्वायर में आया 153, सॉरी 15937। सबका यही आ रहा है? जरा कंफर्म यस कर मैम। लो फटाफट। हाँ, क्यूब निकालो जल्दी मैम से। एक बात बतानी है मैम। हम्म जब एफ क्यूब निकालूंगा तब कौन सा पहले निकालूं और कौन सा, मतलब एफ स्क्वायर कॉम्पोजिट। एफ स्क्वायर इंटू एफ करोगे, एफ इंटू एफ स्क्वायर करोगे, बात एक ही होगी, करके देख लेना, ठीक है ना? कम्यूट कर जाएंगे। अभी तो आप ये बोल रहे थे मैम, जैसे डिसजॉइंट हो तभी रूल लगता है ये। हाँ, तो करके देखो ना, डिसजॉइंट हो तब तो लगता ही है, लेकिन अगर एफ की पावर्स में होंगे तो भी रूल लग जाएगा। करके देख लो भले ही। 1 3 5 7 9 1 हाँ मैम, 9 आवाज आ रहा है मेरा? 3 7, हाँ आ रही है। अच्छा, मेरा काट गया था, नेटवर्क इशू चल रहा था। यहाँ पे मैम आपने पहले क्यों एफ को लिया? अभी मैं करके दिखा रही हूँ कि दोनों तरीके से हो जाएगा, एफ इंटू एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर इंटू एफ। सेम वैल्यूज देगा मैम? देखो, कंपोजिशन पहली बात तो करने की ज़रूरत नहीं है, वो शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको कंपोजिशन करनी है तो एक बार मैच कर लो कि होगा कि नहीं होगा। इधर से देखो, एफ स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 गोज टू 5, और उधर 5 7 पे जा रहा है, तो 1 7 पे आ गया। इधर 7 1 पे जा रहा है, और यहाँ 1 3 पे, तो 7 3 पे आ गया। और फिर देखो 3 कहाँ पे जा रहा है, 3 7 पे जा रहा है, 7 9 पे जा रहा है, और 9 यहाँ पे 3 पे जा रहा है, और 3 5 पे जा रहा है, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। और यस मैम, यही। 1 5 9 3 7 1 3 5 7 9, ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। इधर क्या हो रहा है, 1 3 पे जा रहा है, 3 7 पे जा रहा है, तो 1 गोज टू 7, 7 गोज टू 9, 9 गोज टू 3, तो 7 गोज टू 3, 9 गोज टू 1, और 1 गोज टू 5, तो 9, सॉरी 9 को क्यों देख रही हूँ मैं, 3 गोज टू 5, 5 गोज टू 9, तो 3 गोज टू 9, और अब 9 को देख लो, 9 1 पे जा रहा है और 1 5 पे जा रहा है, तो 9 गोज टू 5। तो ये देखो दोनों सेम आए ना, ये था एफ स्क्वायर इंटू एफ, वो था एफ इंटू एफ स्क्वायर। इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसकी आगे बातें होंगी। अभी आपने ग्रुप थ्योरी की स्टार्टिंग की है, ये बिल्कुल जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि ये कम्यूट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एफ की पावर्स कम्यूट करेंगी ही करेंगी, क्यों करेंगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब साइक्लिक ग्रुप करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यस मैम। चाहे आप एफ इंटू एफ स्क्वायर करके निकाल लो, लंबा काम ही पड़ेगा दोनों ही तरीके से। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है उससे भी आप निकाल सकते हो एफ क्यूब, एफ से डायरेक्टली एफ क्यूब निकालना, एफ स्क्वायर से एफ क्यूब मत निकालने लगना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एफ स्क्वायर से आप एफ क्यूब निकालोगे तो वो तो एफ की पावर 6 हो जाएगा, फिर वो तो कुछ अलग ही आएगा, ठीक है। तो बढ़े आगे। अब मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, किसी भी परमुटेशन का अगर ऑर्डर निकालना है तो वो क्या होगा, डिसजॉइंट साइकिल्स के
ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन इज द एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल्स की लेंथ लो और उनका एलसीएम निकाल लो। जैसे कि 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर निकालना है। किसी ने कहा कि इस परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे? इसका 3 है और इसका 2 है, ये 3 साइकिल है तो इसका ऑर्डर तो 3 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा एलसीएम ऑफ 3, 2। और क्योंकि ये डिसजॉइंट साइकिल है इसलिए मैं ये तरीका लगा रही हूँ। अगर ये डिसजॉइंट ना होती तो हमें देखना पड़ता, फिर हम क्या करते। क्योंकि ये डिसजॉइंट है इसलिए डायरेक्टली ये तरीका लगा के आपका ऑर्डर 6 आ जाएगा। और अगर इस तरीके का कुछ दे दे आपको 1 2 3 2 1, तो अब इसका ऑर्डर कैसे निकालोगे? ज़रा सोचो कैसे निकालोगे। पहले तो इसको कंपोजिशन करेंगे। कंपोजिशन कर देंगे, सिंपल सी बात है। कंपोज कर दो इसको। इधर 1 2 पे जा रहा है, इधर 2 3 पे जा रहा है, तो 1 goes to 3। इधर 3 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है बताओ? इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। वैसे भी 2 लिखो ना लिखो बात एक ही है, चाहे ना भी लिखते तब भी उसका 1 ही रहना था साथ में। और आपने लिख दिया 2 तो भी इसका 1 है। 2 और 1 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2 और 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब इसका ऑर्डर 2 है और देखने में देखो 6 लग रहा था। अब क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं थे इसलिए हम डायरेक्टली इसका ऑर्डर 6 नहीं लिख सकते थे, तो इसीलिए ये रिजल्ट बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन इज द एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है मैम मुझे एक डाउट था मैम कि आपने जो बताया ना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो उसमें जो जो डिवाइजर्स हो गए ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, तो उस ऑर्डर के सभी एलिमेंट्स मिलेंगे क्या मिलेंगे ग्रुप कि में? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो साइक्लिक ग्रुप आता है। फिर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है कि अगर जो ग्रुप का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाए तो फिर वो ग्रुप साइक्लिक कहलाता है। इसके बारे में हम कल देखेंगे। कल मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराऊंगी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के रिगार्डिंग। आपने जो स्टेटमेंट अभी बोला वो फिर से बोलिए। साइक्लिक ग्रुप के बारे में यस मैम। देखो, एक मैं उसको छोड़ो, साइक्लिक ग्रुप जब आपने पढ़ा नहीं है तो उसकी बात क्यों कर रहे हो। मैंने कहा एक डीएन ग्रुप है, D4, कितने ऑर्डर है इसका ग्रुप का? 8 है। ऑर्डर ऑफ D4 इज 8। अब मुझे ये बताना है, चाहे अभी बताना चाहे कल बता के आना, आज का लेक्चर तो यहीं तक लूँगी मैं। R180 R270 HD D-V ये सब पता ही है आपको, इसके एलिमेंट्स होते हैं। क्या इसमें आपको 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट मिलता है? या आप नो मैम, क्या ना, नहीं मिलता? नहीं मिलता है। नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे 1 और 2 और 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं बस। तो ज़रूरी नहीं है जिस ऑर्डर जो जो डिवाइज़र है उस ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। कल हम और ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, D4 के बारे में पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा ऑर्डर्स को पढ़ने में। ठीक है, फिर हम आगे जाके अबेलियन और साइक्लिक ग्रुप्स की बात अगर मैम इसमें 8 ऑर्डर एलिमेंट मतलब 8 अगर एक किसी एलिमेंट की ऑर्डर होती तो ये साइक्लिक ग्रुप हो जाता। हाँ, तो ये साइक्लिक हो जाता, वो सब आगे की बातें हैं। ठीक है, अभी उस बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, किसी को मैम मेहनत मर गया है क्या? कुछ ढंग का बोला करो, ऐसे बोलते हैं अपने दोस्त को। क्या बोला समझ नहीं आया। वो आप लोग निपट लो। अच्छा अच्छा, है मैम, है जिंदा है वो। ईशा और निशु, मैं आपसे वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, मैम क्लास में आने से पहले आप लोग देख लेना। हाँ बोलो। मैं आपके मैम डाउट्स हैं अभी देखे ही नहीं है मैंने, वो लीनियर वाले डाउट्स आपने भेजे थे, मैं अभी देख के आपको शाम तक बताती हूँ, क्योंकि आप क्लास तो हुई है। ठीक है मैम, तो मैं और वो वाला गेट वाला क्वेश्चन भी गेट वाला इनवर्स वाला मैम, वो रियल का। रियल का पता नहीं, मुझे एक बार रिप्लाई कर देना उस पर, मैं देख लूँगी। ठीक है, ठीक है मैम। बता